हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस। माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग जनरल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इसमें ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन होंगे। लास्ट के एक एंड में स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, जिसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया जो एक कॉन्टिनेंट है मैंने उसको कवर किया है मैप के जरिए। ठीक है, तो वो जरूर स्लाइड आप देखिएगा, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज उससे भी मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा वीडियो के साथ साथ। आप जब भी वीडियो देखें, आप 7 बजे देखें या उसके बाद देखें, शॉर्ट नोट्स जरूर से जरूर क्रिएट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? आप सबने हीराकुंड बांध का नाम सुना होगा। हीराकुंड, तो ये कौन सी नदी पर है? स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब अगर जिसने भी स्कूल लेवल पर भी पढ़ा होगा एसएसटी, तो देखिए हीराकुंड बांध जो है आपका ये महानदी पर बनाया है, मतलब महानदी पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है। और महानदी कहाँ पर है? ये उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में। जिगा बोलेगा तो हम लोग उड़ीसा के साथ जाएंगे। नदी अगर पूछ लेगा तो हम लोग महानदी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखिए नदी की बात की गई है तो मैं इसमें आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आता है कि लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी, है ना, जब हम लोग लंबाई के बारे में बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होता है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और कितनी ये लंबी है? तो ये है 25 से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2525 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ठीक, अगर ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नर्मदा को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नर्मदा बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है ये नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं तो देखिए ये मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। मध्य प्रदेश से मतलब ये निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है ये। ठीक है, अमरकंटक क्या है? ये आपकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहीं से क्या निकलती है? नर्मदा नदी। अगर कोई पूछेगा, क्वेश्चन में पूछता है कि नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है, तो हम लोग बोलेंगे अमरकंटक। और ये कहां पर? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नर्मदा इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी स्टेट भी पूछ लेता है कि कौन कौन स्टेट में फ्लो होती है। तो देखिए ये एमपी में फ्लो होती है, एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद ये महाराष्ट्र में फ्लो होती है। और महाराष्ट्र से फ्लो होते होते ये लास्ट में गुजरात में फ्लो होती है। और गुजरात के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी का। तो आप इससे भी देख लीजिएगा। मैंने नर्मदा के बारे में बता दिया, महानदी के बारे में बता दिया। ठीक है, तो महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का पर कौन सा बांध निर्मित है? देखिए बांध से इसमें क्वेश्चन 2 आ गए हैं स्लाइड में। देखिए बांध को हम लोग डैम बोलते हैं। ठीक है, डैम ये क्या करता है? पानी को रोकता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पानी को कभी भी छोड़ सकते हैं, आप सभी को पता होगा। बाढ़ से बचाता है डैम, कई सारी इसकी चीजें हैं। ठीक है, देखिए चंबल नदी मैंने अगर देखा होगा आपने लास्ट स्लाइड में भी, मतलब लास्ट क्लास में भी, सेकंड लास्ट या लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने चंबल नदी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, जब मैंने गंगा नदी तंत्र बताया था एक क्वेश्चन में जब आया था। ठीक है, तो मैं आपको इसमें भी बता देता हूं। देखिए चंबल नदी की बात करते हैं, मैंने आपको यमुना का कुछ ऐसे बताया था। ठीक है, कि यहाँ पर यमुना और यहाँ पर आता है गंगा नदी और यहाँ पे यमुना नदी मिल जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी गंगा नदी है और ये यमुना नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है। ठीक, मैंने बताया था एमपी के पास से ये नदी निकलती है जिसको हम लोग चंबल नदी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है चंबल नदी। ठीक, चंबल नदी, हाँ यमुना के लिए मैंने एक और फैक्ट बताया था कि ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो सहायक नदी है सबसे बड़ी है। ठीक, चलिए चंबल नदी हो गई। चंबल नदी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। और चंबल नदी में ही एक नदी आकर मिल जाती है जिसको हम लोग यहाँ से आके यहाँ पे मिलती है, जिसको हम लोग काली सिंध बोलते हैं। काली सिंध नदी।
ठीक। काली सिंध नदी चंबल नदी में मिल जाती है और साथ में ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं, यमुना नदी में यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ से एक नदी निकलती है वापस, ठीक है, जिसको हम लोग बनास नदी बोलते हैं। तो अगर आप ऐसे फिगर से याद करोगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है चंबल नदी पर कौन सा बांध है, तो चंबल नदी पर आपका है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध आपका कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। देखिए चंबल नदी मैं इस पे एक परियोजना के बारे में बता रहा हूं आपको, जिसको चंबल परियोजना बोलते हैं, चंबल नदी परियोजना बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए दो राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंबल परियोजना। आप नोट कर लीजिएगा इसको, ये है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, ठीक। इसके अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत कई चीजों का निर्माण किया, कई बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें आएगा गांधी सागर बांध जो अभी पूछा गया है, मतलब इस क्वेश्चन में है ये वाला, ठीक है। राणा सागर, राणा प्रताप सागर, ये बांध हो जाएगा, ये भी चंबल नदी परियोजना या चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। और आता है जवाहर सागर, जवाहर सागर डैम, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा राजस्थान में है जवाहर सागर, जो राजस्थान से होंगे उनको भी पता होगा। और गांधी सागर डैम ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बना हुआ है, ठीक। तो होप आपको ये सब चीज समझ में आया होगा, ठीक है। चंबल नदी का क्या है, गांधी सागर डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर एक और मैं क्वेश्चन बता दूं, मैंने फैक्ट नहीं लिखा। एक क्वेश्चन आता है उल्टी दिशा में बहने वाली नदी पूछता है, उल्टी दिशा में बहने वाली नदी, तो ये कहलाती है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये उल्टी दिशा में प्रभावित होती है, इसीलिए इसको उल्टी दिशा में बहने वाली नदी भी कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, यानी नागार्जुन जो परियोजना है वो कौन से राज्य की परियोजना है, ठीक है। तो नागार्जुन परियोजना या नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये है आपकी, सबसे पहले तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। याद करने का तरीका आप कुछ भी याद कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि अर्जुन ने क्या किया था, जब बाढ़ मारा था, आप देख लो कि आग पे मार दिया होगा या आग पे मारा था बाढ़, जिसके वजह से अंधा हो गया, ठीक है। जिसको भी मारा हो, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है किसको मारा, लेकिन अंधा हो गया, ठीक है। अंधे से आंध्र प्रदेश आप याद कर सकते हो। या नाग ने काट लिया तो वो अंधा हो गया, है ना। आप जैसे भी बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है। ये बस याद करना इंपॉर्टेंट है, वे आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश का। एमपी का मैंने बता दिया नर्मदा नदी, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी यमुना से मिलती है इलाहाबाद में। और उत्तर प्रदेश की जो फेमस नदी है वो है गोमती नदी, आपको पता ही होगा, ठीक है। एक और यहाँ पे देखिए नदी, मतलब एक परियोजना होती है जिसको हम लोग सरदार सरोवर डैम पूछ लेता है कभी कभी, सरदार सरोवर डैम या बांध। ये किस नदी के पर बना हुआ है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी, प्रधान मतलब होता है जो मेन आरोपी होता है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, ये आप सभी को पता है, ठीक है। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा हुआ क्या था। हम लोग जब
काकोरी षड्यंत्र की बात करते हैं, ठीक। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, काकोरी कांड की जो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है आपकी 9 अगस्त 1925। सबसे पहले तो डेट हम लोग को याद रखना है 9 अगस्त 1925, ठीक है। जब ये पूरा कांड हुआ था उसके बाद बहुत ही मेजर ऑपरेशन चला था, सर्च ऑपरेशन चला था, जिसमें टोटल 29 भारतीय जो क्रांतिकारी थे, टोटल 29 भारतीय क्रांतिकारी थे, वो पकड़े गए थे, ठीक। एक नंबर भी पूछा गया एग्जाम में कि कितने टोटल पकड़े गए थे, तो ये 29 है, आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को फांसी भी हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक, अशफाक उल्ला खां थे, अशफाक उल्ला खां थे, ये हो जाएगा। रोशन सिंह थे, ये भी आपको फेमस है, ठीक है, और राजेंद्र लहरी, ठीक। देखिए कभी कभी ऑड वन आउट में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा काकोरी कांड से या काकोरी षड्यंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, ये सारे इंपॉर्टेंट है और इन सबको क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। एक इंसान बचकर निकला था, डायरेक्ट नाम क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसपे पुलिस कार्रवाई या कोई भी केस नहीं चल पाया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था, नाम में ही आपको मालूम होगा, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इनको आज तक कोई पकड़ भी नहीं पाया था, इसलिए वे फेमस भी थे। कभी कभी नॉर्मल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी, तो इनको गोरखपुर में फांसी हुई थी, ये इसका राइट आंसर है, गोरखपुर में इनको फांसी हुई थी, ठीक। देखिए काकोरी षड्यंत्र हमने पढ़ा 1925। मैं आपको एक बता दूं, याद करने का तरीका ही, रिवीजन करने का तरीका, आप कोई भी सन देखो, इसके आसपास की चीजें, अब आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आप इस टाइम पढ़ रहे हो हिस्ट्री, तो आप सोचो कि 1925 के आसपास कौन कौन सी चीजें हुई हैं। तो 1925 के आसपास देखिए 1 अगस्त 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक, गांधी जी द्वारा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। चौरी चौरा कांड हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1923 जनवरी। मंथ जरूर देखते हुए चलिएगा, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन से आप दो चीजें देख सकते हो, एक तो नियुक्ति देख सकते हो, कब नियुक्त किया गया था, तो नवंबर 1927 में, 1927 में नियुक्ति इनकी हुई थी साइमन कमीशन की। पर इनका जो भारत आगमन हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हम लोग 1927 लगा देते हैं भारत आगमन पे भी, पर ये आए थे 3 फेब, ये पूरा कमीशन आया था 3 फेब 1928, यानी 3 फरवरी 1928 को भारत आए थे, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र के आसपास, और मैंने जो एक्सप्लेन किया आप नोट करते हुए चलिएगा, भले ही आपको कहीं भी नोट हो, आपको लग रहा हो कि चौरा चौरी कांड आपने कहीं नोट करके लिखा हुआ है, पर जितने बार आप लिखोगे उतने बार आपको याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन है, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। देखिए प्रेसिडेंट मान लीजिए या राष्ट्रपति नहीं है, कोई भी कारणवश सत्ता पर नहीं है, ठीक है, अपने पद पर राष्ट्रपति नहीं है, तो उसका कार्यभार, टेम्परेरी जो कार्यभार होगा वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा, यानी उपराष्ट्रपति संभालेगा। सपोज करिए राष्ट्र प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो जो कार्यभार संभालेगा वो करेगा भारत के जो प्रधान न्यायाधीश होगा ना, वो करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे भी रिलेटेड मैं कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखिए आर्टिकल 75(1) आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है, इसमें है, देखिए पीएम की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, इस आर्टिकल में बताया गया। और साथ में इसके बताया गया जो अन्य सदस्य होते हैं, जो पूरी मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, बट पीएम की सलाह पर करेगा,
ठीक है, अपने मन से नहीं अपॉइंट कर देगा किसी को भी, पीएम की सलाह पर, क्योंकि पीएम ही एक लीडर है, वही अपने नेता को चुनेगा। ठीक है, उसकी सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति, और शपथ भी वही दिलाता है। ठीक, ये हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंट। एक और चीज आप देख लीजिएगा, साथ में लिखते जरूर चलिएगा, शॉर्ट नोट बनाना सीखिए। ठीक है, एक पेज के अंदर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन के आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट हो जाने चाहिए। सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 74 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 74 बोलता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद। ठीक है, ये डिस्कस किया गया है आर्टिकल नंबर 74 में। पॉज करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 किससे संबंधित था? अभी मैंने 75(1) बताया, 74 आप नोट कर लो। 76 किससे संबंधित है? तो भारत का न्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 से संबंधित। ठीक है, और इसके आसपास तो आपको मालूम होगा 79 संसद होता है, 80 राज्यसभा का गठन और 81 लोकसभा का गठन। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, हाँ, यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैं रफ करके बता देता हूं। लोकसभा स्पीकर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लोकसभा स्पीकर, देखिए क्या होता है कि जब कोई भी बिल पास हो रहा होता है, ठीक है, लोकसभा में सपोज करिए कोई भी बिल पास हो रहा है, ठीक, उस बिल के लिए बहुमत नहीं है, या ये बोलें कि उस बिल के पक्ष में जितने लोग हैं, मान लीजिए बिल के पक्ष में 100 लोग हैं, उतने ही बिल के विपक्ष में लोग हैं, तो जो निर्णायक वोट होगा वो करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के स्पीकर के पास। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल है 101, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना। ठीक है, ये कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। कब? जब निर्णायक मत हुई है। ठीक, ये क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? पहले बात तो ओजोन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन को हम लोग O3 से दिखाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका होता है HS, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे जो खतरनाक प्रदूषक होता है, प्रदूषक मतलब क्या होता है? पोल्यूटेंट जिसे बोलते हैं। प्रदूषक मतलब ऐसा जो प्रदूषण फैलाए, ऐसा घटक जो प्रदूषण फैलाए, तो इसको प्रदूषक बोलते हैं। ठीक, तो ये इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन ये आता है, ये करता क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्या कार्बन बहुत पैदा कर देता है शरीर के अंदर, ये रीजन है? वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। देखिए रीजन क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, पहले बात तो ये गैस है, आप सभी को पता होगा। ठीक, मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ये गैस ह्यूमन बॉडी में गई। ठीक है, ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बॉडी में गई, तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होगा, ब्लड में आपको मालूम है हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन बना लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार कर देता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये तैयार कर देता है, ये बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन देखिए होता क्या है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? देखिए शरीर में हम लोगों को मालूम है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक, ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर। रक्त आपको मालूम है, यानी ब्लड आपको मालूम है पूरे शरीर में फ्लो होता है। ये ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है पूरे शरीर के अंदर, जिसके वजह से व्यक्ति क्या होता है? जिंदा रहता है। ठीक,
बट जब ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को कैरी करेगा और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये ऑक्सीजन को आप सिर्फ O से दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि O2 होता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, आपको मालूम होगा ये एक मॉलिक्यूल होता है, ये दो मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो ये गैस कहला देता है, ठीक है। खैर, जो ऑक्सीजन होता है ये शरीर के अंतर्गत क्या हो जाता है, ये कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसके वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है स्टेटमेंट टाइप का कि दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। रिएक्टिव मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है या रिएक्ट कर देता है किसी के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस से सब ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर का परिणाम था। पॉलिटी के साथ साथ ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ठीक, या यूं बोले स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। कह रहा है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है, या उसका सुझाव किसने किया था। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में ऑक्सीजन वो ओजोन भी है ना, ओजोन से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ओजोन लेयर, सॉरी, जो ओजोन लेयर है वो वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है, वायुमंडल की जो समताप मंडल परत है उसमें पाया जाता है, या समताप मंडल में पाई जाता है। चलिए पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो सुझाव दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। सबसे पहले क्या महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, ठीक। महात्मा गांधी जी के अनुसार गांव को ना केवल, जो गांव है ना, इसको ना केवल आर्थिक रूप से, मतलब आर्थिक रूप से तो इसको विकास चाहिए, आर्थिक रूप से भी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से व प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसको, गांव को। ये किसने बोला, गांधी जी ने। कभी कभी एक स्टेटमेंट आ जाता है कि किसने कहा था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। ग्राम पंचायतों, जो ग्राम पंचायत है, मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत, इसके जो गठन का प्रावधान है, गठन का जो प्रावधान है ये है आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40, ठीक। आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आता है पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला था, संवैधानिक जो दर्जा मिला था किसको, पंचायतों को। तो ये मिला था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो हुआ था 1992 में। बोला जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जो पंचायती राज व्यवस्था है यह संविधान के भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में इसका डिस्कस किया गया है। और अगर अनुसूची में बात कर लिया जाए कि कौन सी अनुसूची में डिस्कस किया गया है, तो है 11वीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर आता है पंचायती राज। आपने सुना होगा सबसे पहले पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कौन से राज्य में स्थापित की गई थी। तो वो सबसे पहले गांधी जी के जन्मदिन पर, यानी 2 अक्टूबर 1959 में, ये राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। और ये किया किसने था, पंडित नेहरू ने, ठीक। दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश में, दूसरा आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में, आंध्र प्रदेश में, ठीक। ये राइट आंसर हो जाएगा। जो 73वां संविधान संशोधन मैंने अभी बताया उसमें तो संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में ही त्रिस्तरीय जो 3 लेयर का पंचायतों का गठन है या वो ढांचा है वो भी तैयार किया गया था, या यूं बोले त्रिस्तरीय
ढांचा तैयार किया गया था। मतलब क्या हुआ, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, खंड स्तर पर क्या हुआ था, पंचायत समिति का गठन किया गया, और जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पॉलिटी का है ये, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए, जब संविधान का गठन हुआ, ठीक, तब भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक, अनुसूचियां थी 8, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, लेकिन और भाग कितने थे? 22 भाग थे। ठीक, भाग 22, अनुसूची 8 और आर्टिकल्स 395। प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल्स हो चुके हैं 448, अनुसूचियों की बात करते हैं तो ये हो गया 12, और भाग कितने हो गए? तो भाग हो चुके हैं 25। भाग 25, शेड्यूल्स हो गए 12 और 458 हो गया आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल खास झील निम्नलिखित देशों में से जिसमें स्थित है। ये डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ये रटने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले बात तो कजाकिस्तान। ठीक, झील का क्वेश्चन है, झील को हम लोग लेक भी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन हो जाएगा बालखाश का कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान में स्थित है बालखाश झील। 3-4 बार बोलोगे, देखिए यहाँ पे खा आ रहा है, कजाकिस्तान में भी खा आ रहा है, तो अब यहां से देख सकते हो। ठीक, रूस में एक झील है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकाल झील। बैकाल झील, बैकाल झील फेमस है, सबसे गहरी झील है, ये सबसे गहरी झील है। आप नोट कर लीजिएगा, सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। इसका लोकेशन क्या है? रशिया, रूस। ठीक, अगर बोल दिया जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील, तो ये हो जाएगा सुपीरियर, सुपीरियर झील। इसको याद करने का तरीका है, सुपारी से आप देख सकते हो, सुपारी मीठी होती है ना, तो वहां से आप नोट कर सकते हो। ठीक, ये हो जाएगा सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील है कैस्पियन झील या कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहां पर है? एशिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। बैकाल झील मीठे पानी और खारे पानी की मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, एक द्वीपीय महाद्वीप है। देखिए ऑस्ट्रेलिया है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया है इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अब मैंने आपको बताया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको कुछ बता दूंगा, ये पॉलिटिकल मैप के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। ठीक, देखिए ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद ऐसा नाम है जो देश भी है और साथ में एक द्वीप भी है। ठीक, द्वीप नहीं महाद्वीप बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए यहां देखिए आपको कई सारे डिवाइड है, एक यहाँ पे डिवाइड, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये कई पार्ट में डिवाइड है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये वाला पूरा पोर्शन आपको पता है वेस्ट साइड कहलाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये पूरा पोर्शन कहलाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ठीक, मैं अभी कैपिटल सब की बाद में बताऊंगा, और आप सब ने कैपिटल का नाम भी सुना होगा, आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में एग्जैक्टली तो पता चली जाएगा आज। चलिए ऊपर वाला ये पोर्शन आपको कहता है नदर्न टेरिटरी, नदर्न टेरिटरी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नदर्न होता है, बहुत लोग नॉर्दर्न बोलते हैं, पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नदर्न होता है। ठीक, बहुत लोग साउदर्न बोलते हैं। ठीक है, साउदर्न नहीं बोलते, इसको सदर्न बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सदर्न हो गया और इसको बोलते हैं नदर्न टेरिटरी। ठीक, नीचे वाला कहलाता है, इसको सदर्न नहीं बोल के इसको बोलते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये कहलाता है साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ईस्ट साइड वाला, इसको बोलते हैं क्वीनलैंड।
ये कहलाता है क्वीनलैंड, ये कहलाता है क्वीनलैंड, ठीक है। और जो ये वाला सेक्शन है, हल्का सा रफ कर दूं मैं, एक मिनट, हाँ, ये वाला कहलाता है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स कहलाता है ये वाला पोर्शन। और जो ये एक छोटा सा छुटकू सा है, ये विक्टोरिया कहलाता है, ठीक, विक्टोरिया। आपने सबने नाम सुना होगा ये कहीं ना कहीं, ठीक। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, फिर आपको कैपिटल बताता हूं, आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए वेस्ट साइड वाला पोर्शन आपका कहलाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऊपर वाला नदर्न टेरिटरी, ये क्वीनलैंड, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, और ये है विक्टोरिया। आप विश्वास करिए, अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हो या कोई एक ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, चाहे वो आपका कोई स्टेट पीसीएस की आप स्टडी कर रहे हो साथ में, तो प्लीज आप एक काम जरूर करिए, एक मैप की बुक ले आइए, सेपरेट जितने भी मैप हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको मैप पढ़ना हो तो मैं मैप की भी वीडियो बना दूंगा, वैसे मैं पॉलिटिकल मैप ऑस्ट्रेलिया का कवर कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कैपिटल के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की देखिए जो कैपिटल है इस वाले पोर्शन के आसपास है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की नाम बोल के हम लोग बोलेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल हो गई उसको हम लोग बोलेंगे पर्थ। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कभी कभी कि वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, क्या बोल रहा हूं मैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, पर्थ, ठीक है। जो नदर्न टेरिटरी है इसकी जो कैपिटल है इसको बोलते हैं डार्विन, ये ऊपर साइड होती है, इसको बोलते हैं डार्विन, इसको बोलते हैं डार्विन, ठीक है। डार्विन कहता है, मतलब डार्विन है कैपिटल नदर्न टेरिटरी की। आप सबने कहीं कभी ना कभी नाम सुना होगा। साउथ वेल्स की कैपिटल है यहां पर, ठीक, इसको बोलेंगे, मैं लिख ऊपर दे रहा हूं, इसको बोलेंगे एडिलेड। आपने सुना होगा एडिलेड का ग्राउंड भी है जहां पे कई सारे मैच होते हैं, ठीक है, एडिलेड, ठीक, ये हो जाएगा एडिलेड। क्वीनलैंड की कैपिटल है आपका ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन में भी क्रिकेट ग्राउंड है, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन है क्वीनलैंड की कैपिटल, ठीक। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल आप सभी को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिडनी, ठीक है, सिडनी, ठीक। और अगर ऑस्ट्रेलिया की कोई कैपिटल बोले तो वो ये है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, ठीक है, कैन BERRA, कैनबरा, ठीक। और विक्टोरिया की जो कैपिटल है वो है मेलबर्न, मैं लिखूंगा नहीं, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, मेलबर्न। तो क्या हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो गई पर्थ, नदर्न टेरिटरी की हो गई डार्विन, साउथ ऑस्ट्रेलिया की हो गई एडिलेड, क्वीनलैंड की कैपिटल हो गई ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की हो गई सिडनी, कैनबरा हो गई आपकी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, और ये वाला होता है विक्टोरिया, विक्टोरिया की कैपिटल हो गई, क्या बताया था मैंने, मेलबर्न, है ना, मेलबर्न। चलिए अलग अलग आप इसको लिख लीजिएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल बगल में लिख दीजिएगा, स्टैटिक जीके का पोर्शन में पूछा जाता है, ठीक है। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप बताइएगा। किसी ने कमेंट किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, उन्होंने कमेंट किया था एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है, मैं उसकी भी वीडियो आपको नेक्स्ट डे बना के दे दूंगा, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा, डू सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।